नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन रीना गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीएजी की एक रिपोर्ट आई और उसने उस सरकार की पोल खोल दी, भ्रष्टाचार के ऐसे चीज़ें सामने लाई, वो पार्टी जो आपकी पार्टी पर भ्रष्टाचार और रेवड़ी के आरोप लगाती थी। योर रिस्पॉन्स टू दैट? देखिए रिया जी, जब मोदी जी चुनाव का प्रचार कर रहे थे तब वो कहते थे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, इस बार मोदी सरकार। लेकिन आप देखिए कि अभी पिछले दिनों जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, ये कोई आम आदमी पार्टी की या किसी और पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंदर आती है, जो एजेंसी, उस रिपोर्ट में लिखा है कि किस तरह से जो केंद्र सरकार के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं, जो इनके मेन प्रोजेक्ट हैं, उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। आयुष्मान भारत, आप किसी भी भाजपाई से बात करिए, आयुष्मान भारत के ऐसे गुणगान करेंगे जैसे कि आयुष्मान भारत योजना देश में लाके इन्होंने देश में बीमारी खत्म कर दी। आयुष्मान भारत में सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 नंबर पे हुआ है और 7.5 लाख का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक नंबर पे हुआ है और वो नंबर है 99999। तो आप सोचिए कि 7.5 लाख लोगों का जो पैसा था वो एक अकाउंट में गया है। तो ये किसका अकाउंट था? इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? ईडी की, सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, आयुष्मान भारत में ऐसे लोगों के नाम निकले हैं जो बेचारे कई साल पहले स्वर्ग चले गए, उनके नाम पे आयुष्मान भारत का पैसा निकाला जा रहा है। हजारों ऐसे केस आए हैं मध्य प्रदेश से, जो मान लीजिए रीना गुप्ता एक लाभार्थी है, रीना गुप्ता एट 1 पॉइंट 3 अस्पतालों में भर्ती है। ऐसा हो सकता है? आप सोचिए कि मेरे नाम पे 3 अस्पतालों में मेरा इलाज चल रहा है। कुछ जगहों पे माँ का इलाज, प्रेग्नेंट मदर का इलाज एक अस्पताल में है, बच्चे का दूसरे अस्पताल में है। तो इतनी बड़ी हेरा फेरी फ्लैगशिप योजना में आयुष्मान भारत में निकली है। दूसरा, आप देखिए जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 75,000 किलोमीटर हाईवे पूरे देश में बनने हैं। देश को उत्तर से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ऊपर से नीचे सब जोड़ना है देश में, अक्रॉस द कंट्री हाईवे बनने हैं। उस हाईवे प्रोजेक्ट में टेंडरिंग प्रोसेस जो हुआ है कई स्टेट्स में गलत हुआ है कि आपने टेंडर ही नहीं किया और जिसको मर्जी उसको आपने ठेका दे दिया। दूसरा, जो दिल्ली के पास एक जो द्वारका एक्सप्रेसवे का आपने नाम सुना होगा, बहुत टाइम से बन रहा है, 10-12 साल से, कई बार उसका उद्घाटन हो चुका है, गडकरी जी जा चुके हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का 1 किलोमीटर जो कि बजट में लिखा था कि 18 करोड़ का बनेगा, वो 250 करोड़ का। आप देखिए कि क्या उसमें हीरे लगे हैं, जवाहरात लगे हैं, सोना लगा है, क्या लगा है कि 1 किलोमीटर 250 करोड़ का। 250 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, गिनते गिनते आप और मैं थक जाएंगे। तो इस तरह से एक पेंशन योजना जो है, पेंशन योजना है, उसमें केंद्र सरकार जो देश के बुजुर्ग लोग हैं उनको 200 रुपए देती है प्रति माह और स्टेट गवर्नमेंट उसको टॉप अप करते हैं। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ने 2,500 रुपए महीने देती है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसमें केंद्र सरकार सिर्फ 200 रुपए देती है। वो पेंशन योजना का पैसा जो है एडवर्टाइजमेंट में, इश्तिहार में, विज्ञापन में लगाया गया है। जो बड़े बड़े हम पोस्टर देखते हैं हर जगह मोदी जी के चमकते हुए, वो पेंशन योजना का देश के बुजुर्गों को जो पैसा मिलना चाहिए वो उसमें यूज किया जा रहा है। पहली बात तो ये, आज देखिए आप, आज की तारीख में 200 रुपए में आता क्या है? जब गैस का सिलेंडर आपका 1200 रुपए का है, आपका जो दाल है, चावल है 100 रुपए किलो के हैं, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, 200 रुपए में वैसे ही बुजुर्गों को कुछ नहीं मिलता। वो भी जो 200 रुपए हैं वो पैसा मोदी सरकार जो है एडवर्टाइजमेंट में लगा रही है। तो इस तरह से जो इतने बड़े बड़े वादे किए गए थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अब देश सवाल पूछ रहा है, सीएजी सवाल पूछ रहा है कि इसमें कौन खा रहा है। अब आप विपक्ष पे तो ईडी सीबीआई रोज भेज देते हैं, इसमें आप पता करिए कि किस किस ने खाया है इसका पैसा, किसकी जेब में गया है। और तो और आप देखिए कि
जो अयोध्या जी का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, अयोध्या जी के प्रोजेक्ट में भी घपला निकला है कि वहां पे मनपसंद जो आपके रिश्तेदार जो थे उनको आपने ठेके दिए। वहां पे सीएजी वाले जब तहकीकात करने पहुंचे तो जो पेपर में लिखा था कि इस प्रोजेक्ट में ये चीजें लगानी चाहिए और वो मिली नहीं उनको वहां पे असल में। तो इस तरह से कैसे देश आगे बढ़ेगा, आप बताइए। और आयरनी देखिए, वही पार्टी है जो आपकी पार्टी पर भ्रष्टाचार लगातार और रेवड़ी देने का आरोप लगाती है। अब जैसे आप पेंशन की बात कर रहे थे, तो दे हैव क्लियरली सेड कि आम आदमी पार्टी एल्डरली के लिए जो पेंशन शुरू हुई थी वो नहीं दे रही है। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो जब आप ऐसे आरोप सुनते हैं तो बाकी लोगों के मन से भी ट्रस्ट थोड़ा सा हट जाता है। देखिए, ऐसे आरोप कितना भी भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहे, लेकिन वो आरोप आप दिल्ली की जनता से जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए श्रवण कुमार की तरह हैं, क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं जो पहली बात उनको 2,500 रुपए पेंशन देते हैं। दूसरी बात, जो तीर्थ यात्रा योजना है दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, पूरे देश में कहीं नहीं चल रही है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि क्योंकि मैं अपने आप को दिल्ली का बेटा मानता हूं और मैं मानता हूं कि दिल्ली के सारे बुजुर्ग जो हैं वो मेरी जिम्मेदारी हैं, तो मैं उनको बढ़िया शिक्षा, बढ़िया स्वास्थ्य, बढ़िया अस्पताल, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्री बिजली, फ्री पानी तो मैं दे ही रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास इस तरह का रिसोर्सेज नहीं है कि वो तीर्थ यात्रा के लिए जा सकें, तो मैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए भी लेके जाऊंगा। तो दिल्ली की जनता से आप जाके पूछिए, दिल्ली की जनता तो अरविंद केजरीवाल को श्रवण कुमार मानती है। दिल्ली की जनता के मन में एक और डाउट है, क्योंकि अब दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल बन चुका है एंड नाउ मेजॉरिटी पावर इज नॉट विद द सीएम बट विद द एलजी। तो अब आगे क्या? क्योंकि लोग बहुत होप से बैठे हुए थे, क्योंकि पावर्स ऑब्वियसली जिस तरीके से छीनी गई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पार्लियामेंट में बिल लाया गया, तो अब आगे आपकी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी? ये तो रिया जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद दिल्ली को दिल्ली की विधानसभा मिली और दिल्ली के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला। पिछले सालों में 3 बार उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार चुनी है, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार ने बढ़िया काम किया है। पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पा रही है और उनको नजर आ रहा था कि अगले 25 साल तक भी जब तक आम आदमी पार्टी बढ़िया काम करती रहेगी, दिल्ली में कोई चुनाव जीतने का उनके पास ऑप्शन नहीं था। इसलिए उन्होंने बैकडोर एंट्री करी है, ये जो उन्होंने नया कानून बनाया है जिसमें आप दिल्ली की चुनी हुई जनता, चुनी हुई सरकार से उनका सारी शक्तियां, उनकी पावर्स उन्होंने छीनने की कोशिश की है। लेकिन ये जो कानून है ये संविधान के खिलाफ है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पलटेगी, क्योंकि अगर आपकी लोकसभा में और राज्यसभा में मेजॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश में कोई भी कानून लेके आ जाएंगे। कानून आप वही बना सकते हैं जो संविधान के मूलभूत ढांचे का रिस्पेक्ट करे, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का रिस्पेक्ट करे। और संविधान कहता है कि लोगों को हक है कि वो अगर सरकार को चुने तो वो सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों को इम्प्लीमेंट वो कर पाए। अब आप देखिए, अगर कल को आपके घर में बिजली नहीं आ रही है या आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, तो आप एलजी साहब के पास का दरवाजा तो नहीं खटखटाएंगे, वो दरवाजा तो बंद है। आप किसी बाबू के पास भी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि बाबू को क्या मतलब, बाबू को तो तनख्वाह मिलती रहेगी चाहे वो आपका काम करे ना करे। लेकिन पहले ये था कि अगर आपका एमएलए आपका काम नहीं कर रहा है तो आपके पास वोट का हक था, वोट का आपके पास अधिकार था कि अगर तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो अगले चुनाव में मैं तुमको वोट नहीं दूंगा। लेकिन ये जो नया कानून है, ये कानून की वजह से वो हक दिल्ली की जनता से छीना जा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता चुप नहीं बैठेगी और दिल्ली की जनता पूरा जवाब देगी। आप देखिए, अगला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें दिल्ली की जनता जो है सातों की सातों सीट जो आम आदमी पार्टी को देने वाली है। एंड एज पर अ पॉपुलर सर्वे, आम आदमी पार्टी कंटिन्यूज टू बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली। पर आपसे मुझे ये पूछना है, अभी आप लोकसभा चुनाव की बात कर रही थी, अलका लांबा जी के बयान पे आ जाते हैं। उन्होंने क्लियरली बोला कि सातों सीट पर कांग्रेस तैयारी कर रही है। अब आपने ही बोला कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना और हर चुनाव जिताया, 2 बार विधानसभा चुनाव, एमसीडी में भी आपने सबका पलड़ा झाड़ दिया, सबका। अब मुझे ये बताइए कि जिस पार्टी को आपने हराया, कांग्रेस पार्टी को,
और अब आप उनके साथ गठबंधन में हैं। अलका लांबा बोलती हैं कि सातों सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं, तो अब आगे कैसे चलेगा ऐसे? मतलब जनता भी कंफ्यूज हो रही है एक जगह। सातों सीट पे आप लोग अपना आगे रखेंगे प्रत्याशी या फिर कांग्रेस के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होने का सीन है? देखिए, अलका लांबा जी के बयान पे तो उन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो ऑथराइज पर्सन नहीं है इस तरह के बयान देने की। आप देखेंगी कि आने वाले दिनों में इस तरह के बहुत सारे बयान आएंगे, लेकिन जो दोनों पार्टीज और जितने इंडिया के जो गठबंधन की सारी पार्टीज हैं, उनकी सीनियर लीडरशिप डायलॉग में है, कॉन्वर्सेशन में है, बातचीत चल रही है कि किस तरह से लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ा जाएगा। क्योंकि इस समय जो देश के सामने बड़ी चुनौती है वो एक भ्रष्ट सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने की चुनौती है। आप देखिए, वो सरकार जो कोई भी उन्होंने वादा किया था, चाहे वो वादा उनका नौकरियों का वादा रहा हो, महंगाई का वादा रहा हो, भ्रष्टाचार का वादा रहा हो, महिलाओं के लिए उनके अधिकार का वादा रहा हो, किसी भी वादे पे उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। तो जो गठबंधन है मजबूती से मिलके चुनाव लड़ेगा। सीट्स की जो बात है वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी कि किस तरह की सीट शेयरिंग होगी, कौन कहाँ पे चुनाव लड़ेगा। लेकिन पूरा जो इस समय जो देश के सामने बड़ी चुनौती है, वो चुनौती से लड़ने के लिए इंडिया का गठबंधन तैयार है और छोटे मोटे नेताओं के बयान आते रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। और बिल्कुल आपने बोला भी कि आगे आने वाले दिनों में क्लियर होगा सीट शेयरिंग पर किस तरीके का डिसीजन लिया जाता है। पर इन केस आपको बोला जाए फॉर अ कॉम्प्रोमाइज़, तो क्या आम आदमी पार्टी उस स्थिति में है कि कांग्रेस के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है कि 3:4 का रेशियो हो, या फिर यू वांट ऑल 7 सीट्स फॉर योरसेल्फ? नहीं, बिल्कुल वो तो डिस्कशन होगा कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। और गठबंधन का मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, वो सब मिलके उसको फेस करें। तो दिल्ली में, पंजाब में, जहां आम आदमी पार्टी की स्ट्रांग सरकार है, उसमें किस तरह की सीट शेयरिंग होगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 3-4 है, 2-5 है, क्या है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो दोनों की तरफ से हमारी सीनियर लीडरशिप पूरा 100% इस गठबंधन को साथ में रख के स्ट्रांगली चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एंड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना ज़रूरी है, एंड फॉर दैट आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, एंड आप लोग हर चीज़ पे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। पर व्हेन इट कम्स टू स्टेट इलेक्शंस, केजरीवाल जी राजस्थान में जाते हैं और अशोक गहलोत को वो भ्रष्ट बता चुके हैं कि काम नहीं करता है। तो क्या, आई अंडरस्टैंड लोकसभा चुनाव में यू गाइज आर फाइटिंग एंड टुगेदर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, पर स्टेट इलेक्शन में क्या इस तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि बीजेपी कॉन्स्टेंटली इस गठबंधन पर अटैक करी है। देखिए, बीजेपी तो कॉन्स्टेंटली गठबंधन पे अटैक करेगी, क्योंकि इस समय बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि गठबंधन बहुत स्ट्रांग है। और पिछली बार भी बीजेपी को कितना 33-35% वोट मिला था। तो जो गठबंधन है वो इकट्ठा हो रहा है, उसके पास वोट शेयर ज्यादा है। तो बीजेपी को ये बात बिल्कुल क्लियर है। और आप देखिए उनके बयान से, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भी लोकसभा में बोल रहे थे, उससे बिल्कुल क्लियर है कि उनके पास एक तो पिछले 9 साल में उन्होंने क्या किया है वो दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ विपक्ष पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि 9 सालों में उनकी क्या उपलब्धि रही है, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट लेवल पे सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही हैं। जो गठबंधन है वो लोकसभा के लिए है, और आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में जो स्टेट इलेक्शंस होंगे उसमें हम अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली में जो हमने बढ़िया काम किया है, पंजाब में जो हम बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि उस तरह का काम उनके स्टेट्स में भी हो। तो वो मॉडल लेके हम जहाँ से भी लोग बुला रहे हैं हर जगह लेके जा रहे हैं। और लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आपने जिस तरीके का मॉडल खड़ा किया है, हर कोई आप लोगों पर रेवड़ी का आरोप लगाता है, बट इवेंचुअली दे फॉलो योर मॉडल। लेकिन लोग कंफ्यूज हो गए हैं स्टेट लेवल पे कि किसका साथ दें, क्योंकि आप लोग लोकसभा में साथ में हैं, विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे ऑब्वियसली। तो जिस तरीके की प्रतिक्रिया होती है उस समय कि किसी ने कुछ बोला और रिएक्शन में आपने बोला कि वो कांग्रेस का वो फलाना नेता करप्ट है, बट आप इवेंचुअली लोकसभा में साथ लड़ रहे हैं, सो पीपल आर कंफ्यूज। एनी मैसेज टू द वोटर्स देयर? देखिए, लोग एक्चुअली कंफ्यूज नहीं होते हैं, लोग बहुत स्मार्ट होते हैं और उनको पता है कि
किस पे वो विश्वास कर सकते हैं, किस पे विश्वास नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमारी अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी तीर्थ यात्रा योजना, मध्य प्रदेश में उस तीर्थ यात्रा योजना को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो बहुत सारी सरकारें होंगी जो दिल्ली के बढ़िया कामों को कॉपी करने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आपकी नीयत बढ़िया नहीं है तो आप उस पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और हमारा तो हमेशा से ये रहा है कि डेमोक्रेसी में और लोकतंत्र में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कि मैंने बढ़िया स्कूल बनाए तो सामने वाले बोले कि नहीं भाई, हम इससे भी बढ़िया स्कूल बनाएंगे, इससे भी बढ़िया अस्पताल बनाएंगे। यही हमारे देश को आगे लेके जाएगा। ये हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और यही विपक्ष का मेन काम है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो विपक्ष को विपक्ष की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, वो दुश्मन सोचते हैं कि अगर हम जनता की आवाज लेके जा रहे हैं तो हम उनके दुश्मन हो गए। जिस तरह से वो विपक्ष के ऊपर जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह की भाषा यूज करते हैं, उससे तो बिल्कुल, ये तो एकदम लोकतंत्र के खिलाफ है ना। ये तो एकदम तानाशाही की तरह है कि बस हम हैं और जो हमें हमारा अधिकार है, चाहे हम कुछ करें ना करें, हम जितना चाहे भ्रष्टाचार करें, सारे पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लें, लेकिन कोई हमसे सवाल नहीं पूछ सकता। कोई सवाल पूछेगा तो तुम चले जाओ पाकिस्तान, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो जनता हो। तो ये देश अब बर्दाश्त नहीं कर रहा है। 9 साल हो गए लोगों को बर्दाश्त करते हुए। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत हुआ इस तरह का झूठी सरकार, अब हमें एक ईमानदार सरकार चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो एक्चुअली हमारी जरूरतें हैं उन पे डिलीवर करे। अभी लोकतंत्र की आप बात कर रही थी, लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में जिस तरह की कार्रवाई आपके लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी दोनों, संजय सिंह, राघव चड्ढा के ऊपर कार्रवाई हुई। राघव चड्ढा पे तो फर्जी दस्तावेज दायर करने का आरोप लगा दिया। तो आपको लगता है कि हर तरीके से आपकी पार्टी पर अटैक किया जाता है, इवन इन द पार्लियामेंट? बिल्कुल। आप देखिए कि जो भी क्योंकि मोदी जी जो हैं उनको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति से डर लगता है। उनको पता है कि जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है, अगर पूरे देश की जनता कहने लगी कि दिल्ली के स्कूल इतने बढ़िया हो सकते हैं तो हमारे स्कूल इतने बढ़िया क्यों नहीं है। आपको याद होगा जब गुजरात का चुनाव चल रहा था तो वहां पे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। वो गुजरात जहां पे कि 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, वहां पे इनके पास एक स्कूल नहीं था ऐसा दिखाने के लिए जहां पे कि ये जाके मोदी जी की फोटो खिंचवा सके। इनको एक नकली स्कूल बनाना पड़ा। तो उनको पता है कि जब जनता ऐसे सवाल पूछती है और आप जनता को सिर्फ धर्म के नाम पे बांट नहीं पाएंगे, जब जनता आपसे इस तरह के मूलभूत सवाल पूछेगी तो आपके पास जवाब नहीं होगा। यही कारण है कि वो संसद के अंदर भी हमारी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए किस तरह से हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी को उन्होंने एक गलत तरीके से सस्पेंड किया। राघव चड्ढा जी को बोला कि उन्होंने फर्जी सिग्नेचर किए हैं और बाद में क्लियर हो गया कि सिग्नेचर तो कहीं थे ही नहीं। तो विपक्ष की पूरी आवाज को आप देखिए दबाया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। सिर्फ हमारी पार्टी के नहीं, और पार्टियों के भी, डेरेक ओब्रायन वगैरह कितने सारे उन्होंने एमपीज को सस्पेंड किया। माइक बंद कर दिए जाते हैं, कैमरा को दूसरी तरफ टर्न कर दिया जाता है। इस तरह का जो डिस्कोर्स है हमारे देश की इतिहास में कभी नहीं रहा है। हमेशा से जब ये लोग विपक्ष में थे तो ये तो सारे टाइम वेल ऑफ द हाउस में बैठे रहते थे। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, उनके तो बयान है, उन्होंने कहा है कि ये इस तरह से संसद को रोकना भी एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। उन्होंने ये सारे इस तरह के बयान दिए हैं। कितने सुंदर सुंदर उस समय डिस्कोर्सेस हुआ करते थे। पर अब आप देखिए किस तरह की डिस्कशन होता है। विपक्ष के महिलाओं को सूपनखा बोला जाता है, किसी को बोला जाता है चुप बैठ जाओ नहीं तो ईडी तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। तो इस तरह का जो राजनीति का स्तर एकदम निम्न लेवल पे जो लेके जाया जा रहा है, ये अपने देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जाने से पहले दिल्ली वालों के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़। दिल्ली वालों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आने वाले दिनों में आप लोकसभा के चुनाव में अपना वोट डालेंगे। जब आप वोट डालने जाएंगे तो सोच समझ के और ये सोच के कि आपका वोट बहुत कीमती है। अगले 5 साल दिल्ली और देश में आप जिस तरह के बदलाव चाहते हैं वो सोच के, और ये सोच के कि पिछले 9 सालों में
जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बढ़िया काम किए हैं, तो वो सब अपने दिमाग में रख के आप वोट डालिएगा, क्योंकि आपका एक वोट दिल्ली का और देश की दिशा बदलेगा। राइट। एंड आप लोग ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है, एंड नॉट जस्ट एज अ जर्नलिस्ट बट ऑल्सो एज अ वोटर आई विश कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जिसका मुहिम आप लोग छेड़े हैं, एंड आई होप यू गाइज गेट स्ट्रॉन्गर, जिससे कि वी हैव अ सॉलिड चॉइस कि बीजेपी के अगेंस्ट इंडिया है, एनडीए के अगेंस्ट इंडिया है, तो अपने पास एक ऑप्शन क्लियर हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।